नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अफगानिस्तान की हिस्ट्री, काबुल का राइज और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अफगानिस्तान को, अभी तक इस स्थिति में वो पहुंचा क्यों। तो मैं आपको यह बता दूं कि अफगानिस्तान को एक टाइटल दिया गया है दैट इट इज द ग्रेवयार्ड, इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों की, बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रिस्तान इसे कहा गया, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो अफगानिस्तान की कहानी कहां से शुरू होती है और क्या शुरू से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स था? नहीं। अगर हम लोग बात करें अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, तो उसकी जो क्रूसेड थी, उसका जो कॉन्क्वेस्ट था, जो फतह करने की उसकी एक मुहिम थी, वो भारत में आके खत्म हुई। लेकिन अफगानिस्तान तक तो उन्होंने कैप्चर कर ही लिया था। और ऐसा नहीं है ये कभी जंग हारे नहीं है, ये हारते हैं, पिटते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। और हम इस लेक्चर में देखेंगे ये भी कि इनका जो उद्गम हुआ, इनका जो राइज हुआ, वो किन कारणों से हुआ और इनके आने से पहले की कंडीशंस क्या थी, है ना। तो ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, अफगानिस्तान जो है उसका शुरू से उसमें सबका इंटरेस्ट रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है मैं जरा बताता हूं। एक तो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन, अगर आप दुनिया के नक्शे में उसे देखें तो अफगानिस्तान कुछ इस तरीके से है और इस तरफ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और ऊपर रशियन बॉर्डर लगता है, जो कि उस समय तक यूएसएसआर थे और ऊपर तक था ये। अब ब्रिटिशर्स जो हैं, जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने, देखिए पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं, उन लोगों ने भारत पे अपना साम्राज्य 1857 की लड़ाई जीतने के बाद, या हम यूं बोलें कि 19वीं सदी आते आते 19th सेंचुरी तक इन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया था। और इनका अफगानिस्तान पे बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट था। इनको कहानी की तरह समझिएगा एकदम, इनको बहुत ही ज्यादा, अब सोचिए कि भारत से, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का ही था और वो हमारा ही, मतलब हम बोलते भी हैं कि पाकिस्तान इज द सन ऑफ इंडिया। खैर बुरी लग जाती है कई लोगों को, लेकिन ठीक है, बात है तो है। तो खैर उस समय तक अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब ये लोग चाहते थे अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट यूज करना। अब ये बफर स्टेट क्या होता है मैं बताता हूं। बफर रीजन, बफर स्टेट इसलिए कि रशियन से इनको खतरा था। रशियन एम्पायर उस समय अपना एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा था, तो ये था कि वो लोग आएंगे, आते आते इधर तक आएंगे, तब तक हम लोग इनको यहीं रोक लेंगे, तो ये स्टेट हमारा हो जाए। अच्छा, उसके अलावा यहां पे ओपियम, अफीम, इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत प्रोडक्शन होता है। कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे बहुत सारे स्पेशल स्टोन्स हैं जो कि ज्वेलरी में यूज में लिए जाते हैं और उनका भंडार है, खनिज का भंडार है वहां पे, ऑयल रिजर्व्स भी हैं। उसके अलावा लिथियम का स्टोर भी है। तो आपने देखा होगा कि चाइना एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना का बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ना कह सकते हैं कि खुद का इंटरेस्ट वहां पे बहुत अच्छा है अफगानिस्तान का। और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी तो सबको पता ही है कि कर्जा दीजिए और वहां पे अपना गुलामी एक तरीके से स्थापित कर लीजिए, मजबूर कर दीजिए किसी भी देश को कर्जा देके कि वो उतना कर्जा दे दीजिए कि फिर वो आपको रिटर्न करने में सोचे और फिर उसके रिसोर्सेस को आप यूज कीजिए। इसीलिए लिथियम रिजर्व्स की वजह से भी चाइना का बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट है वहां पे। और देखेंगे भी कि अफगानिस्तान अंडर द रूल ऑफ तालिबान क्यों और भी बड़ा थ्रेट हो सकता है आगे चल के। खैर,
तो ब्रिटिशर्स का अभी तक हम समझे कि ब्रिटिशर्स की पूरी इंटरेस्ट है यहां पे। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम लोग इस पे अपना आधिपत्य जमा लें, कब्जा जमा लें, इसे बफर रीजन की तरह, बफर स्टेट की तरह हम लोग इसे यूज करेंगे, है ना। क्योंकि इधर से तो ऑटोमन एम्पायर भी अपना एक्सपेंशन उस समय तक वही था, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की बातें हैं ये। और उससे पहले मैं थोड़ा सा और पहले चलूं तो एक शख्स का आपने नाम सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली। बैटल ऑफ पानीपत, है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान बोलने के पीछे का कारण यह है कि ये वो व्यक्ति था। अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, ट्राइबल लोग हैं, है ना। तो ट्राइबल लोग जो हैं ये कबीलों में रहते हैं और आपस में वॉरलॉर्ड्स हैं ये, है ना। किसी के पास 1000 लड़ाके हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 10,000 है, जिसके पास 10,000 है वो बड़ा वॉरलॉर्ड है। तो अब्दाली ने क्या किया था, इन्होंने इन सबको एकत्रित किया था, इन सबको एकत्रित करके एक यूनिफाइड अफगानिस्तान बनाया था। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान कहा जाता है। अच्छा, फादर ऑफ नेशन अलग हैं, वो बाद में पिक्चर में आएंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे कि क्यों और किसे कहा जाता है। खैर, तो अहमद शाह अब्दाली की बात हो गई। अब ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट है भैया, बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, उससे पहले मतलब भारत में कंप्लीट आधिपत्य जमाने से पहले भी इन्होंने कोशिश तो की, इन्होंने कोशिश की कि यार ये लोग जो हैं ये आके लड़ते बहुत हैं, लड़ाके हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, इनको आता ही एक काम है लड़ना। तो आपने वो मूवी भी देखी होगी केसरी, तो सारागढ़ी जो किला था उसकी प्रोटेक्शन, तो इससे पहले ही इनकी लड़ाई हो चुकी है। मतलब 1839 से लेके 1842 इसमें बहुत बुरे पिटे थे ये। इसमें ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर रही। तो इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए, जो अंग्रेज थे वो हार गए, बुरी तरीके से हारे, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब आप समझिए कि एक कोई चीज है जिसपे आपने अपनी आंखें गड़ा रखी हैं, आप चाहते हैं कि किसी तरीके से हम वहां काबिज हो जाए, किसी तरीके से हम वहां पे पहुंच जाएं और कुछ भी करके हम वहां पे अपना कब्जा कर लें, अपना आधिपत्य कर लें। और वही कहानी यहां पे चल रही थी, वही कहानी यहां पे चल रही थी। और जो कहानी है उसके मद्देनजर इन्होंने फिर सोचा। अब आप सोचो, मतलब ब्रिटिश की मेंटालिटी समझो थोड़ी सी यहां पे। अब इनके पास में पावर है, अब इंडिया पे आधिपत्य हो चुका है, इंडिया पे इनका साम्राज्य बैठ चुका है। अरे 1980 लिख दिया, क्षमा चाहता हूं, ये आपका 1880 है। तो अब क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट है अभी भी इनके इंटरेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी जंग का ऐलान किया, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो दूसरी एंग्लो अफगान वॉर हुई और इसमें अफगान वॉन, ब्रिटिशर्स वॉन। इस बार कौन जीता? ब्रिटिश जीत गए। हां जी, ये लोग जीत गए, पूर्ण रूप से ये जीत चुके थे, इनकी जीत हुई, राज किया। लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ चुका था। फ्लैशबैक आगे, मतलब एकदम कट टू आगे बढ़ते हैं इनके साम्राज्य के बाद। और आपको तो पता ही है कि इनका साम्राज्य ऑपरेसिव रहता था, ऑपरेसो रूल था और राइट्स को दबा दिया जाता था और बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो खैर, इसमें अफगान हारे और ब्रिटिशर्स जीत गए। अब तीसरी एंग्लो अफगान वॉर, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर फिर से हुई। अब ये लोग क्या है ना कि ये पश्तून मैक्सिमम ट्राइब्स हैं, वहां पे मैक्सिमम मेजॉरिटी है, मतलब करीब 46-48% पश्तून है। फुल मेजॉरिटी भी नहीं आप बोलो, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे वो है। और ये लोग क्या, लड़ाके बहुत अच्छे हैं। तो थर्ड अफगान वॉर हुई और 1917 में ब्रिटिशर्स ने बोला यार वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, ये हमसे लड़ रहे हैं, छोड़ो, खत्म करो। ब्रिटिशर्स ने अपना कह दिया कि ठीक है यार, हार गए हम, छोड़ दिया।
और अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको एकदम से लूज करने के बाद में बोला ठीक है, जाओ आप अपना राज करो। कहानी यहां तक सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब पिक्चर में एक और पावर आती है, वो थी यूएसएसआर, या हम यूं कहें अभी रशिया मेनली, क्योंकि थिंक टैंक जो था वो तो रशिया ही था, इंटरेस्ट उसके भी थे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके इंटरेस्ट क्यों है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इसकी इतनी ज्यादा चाह क्यों है, ये क्यों अफगानिस्तान पे इसकी नजर है। ब्रिटिशर्स की तो थी बफर रीजन, इसकी क्यों नजर है, इसके बारे में बात करेंगे। खैर, तो यहां पे फिर किंगडम स्टैब्लिश होता है, और थोड़ा आगे बढ़ें तो इसमें किंग जफर शाह ये रूल करते हैं, मोनार्की सिस्टम है। अच्छा आदमी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं को जब ये तालिबान के सरेंडर के बाद, मतलब 2001 में जब यूएस गई थी, उससे पहले तक इनको एग्जाइल दे दिया गया था। एग्जाइल में थे ये, रोम के आसपास रहते थे, फिर वापस आए और इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ द नेशन, और 2007 में इनका देहांत हो गया था। तो खैर, किंग जफर शाह 1933 से 1973 इनका राज चला, किंग जफर शाह का राज। अब किंग जफर शाह कैसा बंदा है, कैसी पर्सनालिटी है, मोनार्की है अभी भी, ये जो है ये मोनार्की है। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करें तो इन्हीं के राज के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा। इन्होंने कहा कि हमें मतलब नहीं है, अभी अभी आजाद हुए हैं और हमें अपने से मतलब है, अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, अपने लोगों पे ध्यान देंगे, अपने लोगों पे, अफगानी लोगों का हमें अपलिफ्टमेंट करना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, जिसको लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। देश हित में बिल्कुल अच्छा था। अब इस समय कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से लोग रह रहे थे, लिबरल थे, और अर्बनाइजेशन की तरफ इनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान था। अर्बनाइजेशन अगर हम लोग कहें तो ये थोड़ा सा ना मॉडर्न विचारधारा के थे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो खैर, आगे बढ़ें। अब आप सोचिए कि जो मैक्सिमम अफगान पॉपुलेशन मैंने बताई, जो सबसे अधिक हम बोलें कि अफगानी लोग हैं, उनमें ट्राइबल्स हैं, कबीले वाले हैं। तो ये लोग यार, ये आप सोचिए कि अफगानिस्तान की 10% जनसंख्या उस समय शहरों में रहती थी, बाकी 90% जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो गांव में, रूरल एरियाज में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे ना यार, उनके लिए तो उनका ट्रेडिशन ही सर्वोपरि है, उनके लिए तो उनकी जो परंपरा है, जो वो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। अच्छा, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी समय इन्हीं के समय अंतराल में एक पार्टी का गठन होता है, पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, एक पीडीपी अपने यहां भी है ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये है पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इसमें डेमोक्रेटिक सिर्फ नाम का है ना। विडंबना यह है कि इसमें डेमोक्रेटिक सिर्फ नाम का है, उस समय भी नाम का ही था। ये बनी, और ये लोग मोनार्की को हटाना चाहते थे। उस समय एक बयार चल रही थी कि लोग लोकतंत्र को चाह रहे थे कि मोनार्की हटे, जैसे राजाओं महाराजाओं का दौर खत्म हो और हमें मोनार्की नहीं चाहिए। इसका गठन हुआ 1965 में।
इनके अंतिम दिनों की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1965 में। और ये लोग भी, अब आप सोचिए, जिस कंट्री के, जिस देश के लोग इतने डाइवर्स हैं, इतने ज्यादा विविध हैं, विविधताएं जितनी ज्यादा हैं, तो उस वजह से अब होगा क्या कि पार्टी एक ही तो नहीं रहेगी, इसमें भी ग्रुप तो बटेंगे। तो ग्रुप दो प्रकार से बटे, एक कहलाया परचम और दूसरा कहलाया खल्क। खल्क, खल्क का लिटरल मीनिंग अफगान में होता है पीपल, लोग। और ये जो खल्क फैक्शन था, इसमें रूरल एंड ट्रेडिशन लविंग कह सकते हैं लोग थे, जो रूरल एरियाज में है। खल्क, परचम ये अर्बन, और ये कितने 90% ये, और ये 10% ही तो अर्बन्स थे। इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे, वो पूरे इलिटरेट। ठीक है, ये लोग थे। अच्छा, इनकी जो स्थापना हुई, वो स्थापना की गई नूर मोहम्मद तारा की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना कुछ क्या बता रहे हैं, इन सब का रिलेशन है। देखिए, जो नूर मोहम्मद तारा की हैं, हफीजुल्लाह आमीन, हफीजुल्लाह आमीन है ना, और बरबक कमाल, बरबक करमाल, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1965 में। फिर ये फैक्शंस में बंट गया था। तो खैर, ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये नाम बहुत आगे बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो एक बयार चली। अच्छा, इनके जो जफर शाह हैं, इनके कजिन हुआ करते थे मोहम्मद दाऊद खान। तो ये मोहम्मद दाऊद खान जो हैं, वो इनके रिजीम में प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, ये साहब घूमने गए बाहर एक विजिट पे, विदेशी दौरे पे। इस समय इन्होंने तख्ता पलट कर दिया जिसे कहा जाता है कू डेटा। तो तख्ता पलट कर दिया। फिर ये वहीं एक्साइल में ही रहे। जफर शाह, मैंने बताया ना, रोम के आसपास थे, एक्साइल में रहे पूरा अपना जीवन। फिर 2002 में वापस आए थे, उस पे आएंगे हम लोग। सो कू डेटा हुआ। अब इस कू में इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और कहा कि मोनार्की खत्म। लेकिन असल में थे तो ये भी उसी रॉयल ब्लड वाले, रॉयल फैमिली वाले ही, है ना। तो लोगों को इनसे उम्मीद थी, स्पेशली ये पीडीपीए को उम्मीद थी कि यार ये जो बंदा है ना, ये अपने काम का बंदा है, ये अच्छा बंदा है, ये अपना काम आएगा, अपने काम आएगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब सोचिए, मैक्सिमम जो लोग हैं खल्क वाले हैं, ये परचम वाले हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा अभी भी है, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि अब पीडीपीए का रूल आ गया है ना। और मतलब खुद को इन्होंने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। तो ठीक है, मोनार्की, जो स्टैंडर्ड मोनार्की स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए, लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। लोग खुश नहीं थे। अब होता यह है कि लोगों में इनसिक्योरिटी बैठने लग गई, लोगों में एक डर सा बैठने लग गया। लोग सोचने लग गए कि यार ये है तो मोनार्की वाले ही, है तो ये राजा ही, तो कहीं हम लोग इनके रूल में सेफ हैं या नहीं। जाहिर सी बात है। और इसी बीच क्या होता है कि वहां के उस समय के एक प्रोमिनेंट परचम के मेंबर थे और ट्रेड यूनियन लीडर। सोचिए, ट्रेड यूनियन लीडर, बहुत बड़ा उस समय का व्यक्ति रहा होगा, है ना। और था ये परचम वाला। ठीक है, जो दो फैक्शंस मैंने बताए ना, तो ये परचम ग्रुप का था। इनकी हो जाती है हत्या। ठीक है साहब, और ये कांड है 17वीं अप्रैल 1978 का। अब लोगों की हालत खराब,
अब जितने भी परचम और खल्क वाले बाकी के इंपॉर्टेंट लोग थे, वो सोचने लगे यार ये इसको मरवा दिया, हमें भी मरवाएगा। अब इन्होंने क्या किया, मिलिट्री एकदम कू किया। मिलिट्री कू का मतलब है कि ये एकदम गोले बारूद हथियार लेके पहुंच गए कहां, पैलेस में। और 27वीं एंड 28वीं अप्रैल 1978 इन्होंने कर दिया हमला, कब्जा लिया और दाऊद खान को मार दिया। खत्म दाऊद खान की कहानी। यहां पे कोशिश की कुछ बदलाव करने की, मार दिए गए। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। जफर शाह यही सोच रहे थे कि तुमने हमको ठोका, अब तुम ठुको। तो ये हुआ साहब। बट जफर शाह को तो मतलब इज्जत से ही उनको विदा कर दिया था, एग्जाइल में रहे थे। ये कहानी थी। अब हुआ ये कि यार अब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, और गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश हुई तो देखिए यहां पे पीडीपीए के जो खल्क और आपके परचम वाले फैक्शंस थे, वो एक साथ होके इन्होंने इनके खिलाफ बगावत की थी। अब लेकिन आइडियोलॉजी तो सेम नहीं है, ग्रुप में डिसिमिलैरिटी है, तो खुश कहां से रहेंगे, है ना। तो इसी बीच जो मैंने ये नाम बताया था, अरे नाम ऊपर चला गया, नूर मोहम्मद, मैं वापस से लिख देता हूं, नूर मोहम्मद ताराकी। तो ये नूर मोहम्मद ताराकी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, प्रेसिडेंट बने दाऊद खान के बाद दूसरे। बट हम ये कह सकते हैं कि मोनार्की लाइन खत्म होने के बाद पहले प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद ताराकी। अब नूर मोहम्मद ताराकी जो व्यक्ति है, ये है खल्क के। अच्छा, अब जरा हम लोग कहानी को यहीं पे रोके और चलते हैं यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर का रोल अब यहां पे शुरू होता है। ये सब कुछ जो हुआ, दाऊद खान का खात्मा, इस सब में बैकिंग यूएसएसआर की थी। और यूएसएसआर का ये चहेता बंदा था। ये थे, उस समय क्या था कि एक बयार चली थी, कोल्ड वॉर भी थी। वो बयार ये थी कि जहां भी सोशलिस्ट सरकार बनेगी, कम्युनिस्ट सरकार बनेगी, जो भी कम्युनिस्ट रूल रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम पैसा देंगे। यूएसएसआर का ये कहना था। दूसरे इंटरेस्ट उसके क्या थे कि ईरान में अपराइजिंग हो रहा था इस्लामिक एंटिटीज का, और वो परेशान थे कि हमारे जो यूएसएसआर के लोअर कंट्रीज हैं, जैसे ताजिकिस्तान और आपके ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारी कंट्रीज में कहीं अगर शुरुआत हो गई इसी इस्लामिक अपराइजिंग की, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलो ईरान तो है ही, उसके अलावा जो ये अफगानिस्तान है, वहां पे हम लोग कम से कम रोक ले। ईरान में नहीं कर सकते, अफगानिस्तान में कर लें। तो इसीलिए इन लोगों का इंटरेस्ट था और इन्होंने कहा कि तुम बनाओ, कम्युनिस्ट रिजीम चलाओ, पैसा हम देंगे। तो सोचिए, है खल्क का। और खल्क कौन है? ये वो लोग हैं जो कि कहां से हैं, आपके एकदम गांव वाले तबके के, रूरल और ट्राइबल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा मिल रहा है, बैकिंग है, इन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए। हॉस्पिटल्स, सोचिए आप, और मतलब समझिएगा जरा किस लेवल के चेंजेस हैं। हॉस्पिटल्स, और आपके अगर हम देखें स्कूल्स, स्कूल में बहुत ज्यादा फोकस करने लगे, एजुकेशन अच्छा देना चाहते थे, ये सोच बहुत अच्छी थी। स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, कॉलेजेस हुए, और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डेवलप करवाना ये चाह रहे थे, और इसके प्रति इन्होंने काम भी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो समझ लेना इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा नो डाउरी, डाउरी सिस्टम को खत्म किया इन्होंने एज कंसेंट दी, और ये कहा कि औरतें जो हैं उनकी जबरन शादी नहीं होगी, इनका भी खुद का से होगा, इनका भी खुद का कहना होगा, ये लोग भी अपनी चॉइस से शादी कर सकती हैं। अब यार सोचो, मैक्सिमम पॉपुलेशन जहां की, और जो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस फैक्शन से बिलोंग करता है पीडीपीए के,
उसके अपोजिट काम कर रहा है आइडियोलॉजी के। लोगों को लग रहा है यार कि ये सोवियत के इन्फ्लुएंस में आके क्या करेगा, हम लोगों की 1000 साल से बड़ी परंपरा को ये तो एक बार में खत्म कर देगा। दिक्कत है भाई। और जब भी अफगानियों को दिक्कत हुई है, इनको एक ही चीज आती है, मार दो, मार दिया, मार दो, मार दिया। और जो इनको मारा गया, तो इसमें समझ लीजिए इनको मारा, सोचिए कौन मार सकता है, हफीजुल्लाह अमीन। एंड ये साइकोपैथ था, ये बंदा, ही वॉज अ साइकोपैथ, कंप्लीट साइकोपैथ, टोटल साइकोपैथ था ये। तो ये बंदा पूरा मतलब साइको ही था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यूएसएसआर को हुई परेशानी, बोले यार अपना पसंदीदा बंदा मारा गया, अब क्या करें, भेजो ट्रूप्स। बोले भेजो ट्रूप्स और सबसे पहले तो इसको उड़ाओ, सबसे पहले इसको उड़ाओ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मार्च 1989 तक यूएसएसआर की ट्रूप्स एकदम सॉइल ऑफ अफगानिस्तान पे पहुंच चुकी थी। अफगान मिट्टी पे यूएसएसआर ट्रूप्स आपकी पहुंच चुकी थी। कब, मार्च 1989 में, और इसको मार डाला गया। अब शुरू होती है ये सब आता है अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पहला चैप्टर, जो कि है सावर रेवोल्यूशन। इसी को सार रेवोल्यूशन कहा गया, और सावर रेवोल्यूशन का अंत यहां पे होता है जब यूएसएसआर यहां पे आती है। सार मतलब सोशलिस्ट रिजीम की तरफ ये चल पड़ा था, सोशलिस्ट रिजीम ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब दूसरा फेज है अफगान सोवियत वॉर। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, अफगान सोवियत वॉर। अब इस अफगान सोवियत वॉर में क्या हो रहा है, यहां पे कौन आ चुका है, यूएसएसआर। और यूएसएसआर जहां जाएगा, नियम था यूएसए उसके उल्टा जाएगा, क्योंकि ये थे कैपिटलिस्ट, ये थे कम्युनिस्ट, है ना, एक ही ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट, मतलब एकदम, ये उत्तरी ध्रुव तो वो दक्षिणी ध्रुव। अगर ये जा रहा है और रशिया, यूएसएसआर पहुंचा, यूएसए क्या सोचेगा, यार ये जीत गए, गड़बड़ है, ये हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो इनको हराओ। इनको हराने के लिए यूएसएसआर को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने। देखिए, अब समझिए, यहां पे असली कहानी शुरू होती है, और यहीं पे जो ब्लड गेम्स हैं वो शुरू होते हैं। यूएसएसआर ने सारी मेजर अर्बन सिटीज पे कब्जा कर लिया, सारी मेजर अर्बन सिटीज पे इनने कब्जा लिया, लेकिन रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाए, ये इनकी पहुंच से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप समझें तो 16 मिलियन ही एरेबल लैंड है, यानी कि जहां पे खेती की जा सकती है ना, और मतलब जो कि 10 से 15% ही है। 10% से 14% लोग शहरी हैं या पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे के सारे ट्रेडिशनल हैं। और इनकी ज्योग्राफी इतनी खास है कि ये लोग जाके छुप जाते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। अब इतने एडवांस हथियार तो थे नहीं जो कि यूएसएसआर के पास है, तो ये लोग किस में जाते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर में। ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर यानी छुप के मारने वाली नीति, तो इसमें ये बहुत आगे थे। उसके साथ साथ राइज हुआ मुजाहिदीन्स का। मुजाहिदीन्स मतलब वॉरियर्स ऑफ गॉड। सो ये मुजाहिदीन्स का जन्म हुआ, या हम यूं कहें अपराइजिंग हुई। ये एक कॉज के लिए, और सिर्फ अफगानिस्तान के लड़ाके नहीं थे, ये मिलिटेंट्स हैं कौन, ये मिलिटेंट्स हैं। ये सिर्फ अफगान के लड़ाके नहीं थे, ये मिडिल ईस्ट से, सऊदी से, आपको पता हो तो ओसामा बिन लादेन, तो ये ओसामा बिन लादेन क्या था, ये एक्चुअली सऊदी का बंदा था और बहुत ही रिच फैमिली से था। ये कॉज के लिए, अफगान कॉज के लिए आपका आया और यहां पे मुजाहिद बना। सो मुजाहिदीन्स थे। अब ये मुजाहिदीन्स
ने यूएसएसआर से लड़ाई चालू कर दी। जो लड़ाई ये शुरू हुई 1979 से 1989 में जाके ये ब्लड बाथ रुका है, उसमें भी हम बताएंगे क्यों। अच्छा, इसमें रोनाल्ड रीगन, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये थे यूएस प्रेसिडेंट, है ना। तो जिमी कार्टर इनसे पहले थे। जिमी कार्टर ने क्या किया, इन्होंने पैसा देना चालू कर दिया। इन्होंने पैसा देना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एड कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमी के लिए हम लोग फाइनेंशियली अफगानियों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बैक चैनल से आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसी, अच्छा इन लोगों को कोई काम नहीं है पाकिस्तानियों को, इनकी जो आर्मी है ये मर्सेनरी आर्मी है, दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो कि मर्सेनरी आर्मी है ना। तो यू कैन पे देम एंड यूज देयर सर्विसेज। तो ये इनके साथ बैक चैनल में पाकिस्तान पे की सॉइल पे इनकी ट्रेनिंग होती थी, है ना। इनकी सारी की सारी जो ट्रेनिंग रहती थी, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग इसके अंडर होती थी, आईएसआई के अंडर होती थी। अब बहुत 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 ज्यादा पैसा यूएसए इन्वेस्ट करने लगा। और अगर मैं बताऊं तो 2 फेजेस में इन्वेस्टमेंट आए। पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर एड एंड सेकंड 5 ईयर एड। सेकंड जो लेटर हाफ था 10 साल का है ये, इसके जो 10 साल के सेकंड हाफ में जो हेल्प आई वो प्योरली वेपन्स एंड सबके लिए आई। बाकी वेपन्स आते थे, उसके अलावा एक बाकी की हेल्प भी पहुंचती थी, लाइक फूड एंड ऑल एंड पैकेजेस, ये सारे पहुंचते थे। 3.2 बिलियन यूएसडी एंड सेकेंड फेज में 4.2 बिलियन यूएसडी। आप सोचिए इतना पैसा मुजाहिदीन और उनकी ट्रेनिंग में लगा दिया गया, और इसी को कहा गया ऑपरेशन साइक्लोन। साइक्लोन मतलब चक्रवात, तूफान, तूफान की तरह आओ और यूएसएसआर को उखाड़ के फेंक दो। ऑपरेशन साइक्लोन 10 साल चला, बहुत पैसा लगाया। और एक बहुत ही फेमस हुई थी फोटो, आप देखिए यहां पे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ये मुजाहिदीन हैं जिन्होंने वहां पे इनके साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग की है। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली यहां पे ये है कि ये महिला भी वहां पे इनके साथ वार्ता कर रही हैं एंड इनके बराबरी में बैठी हैं। इस पिक्चर को ध्यान रखना, इसकी सिग्निफिकेंस ये बहुत बड़ी है। तो खैर यहां पे आप समझिए, तो ये पिक्चर बहुत ही प्रचलित हुई थी, तो क्लियरली मुजाहिदीन की काफी हेल्प करी है। अब ये हुआ कि जो काबुल है उस पे पूरा का पूरा स्ट्रांग होल्ड था। किसका स्ट्रांग होल्ड था? सोवियट्स का। सोवियट्स का बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड था। अब ये करें तो करें क्या? तो जब तक 1985 से 1986 वाला समय था, इसमें यूएसएसआर ने पूरे जो सिटीज थी उन पे कब्जा कर रखा था और एकदम स्ट्रांग होल्ड बना लिया था। मुजाहिदीन ने रूरल एरिया में कब्जा कर लिया, लेकिन वहां पे कब्जा करके मतलब नहीं था जब तक ये काबुल से इनको उखाड़ना फेंकते। तो इन्होंने क्या किया, यूएस से हेल्प मांगी। यूएसए ने इनको स्टिंगर मिसाइल्स दी, हाथ से छोड़ी जा सकती थी, हाथ से इनको फायर किया जा सकता था, स्टिंगर मिसाइल्स तक की हेल्प की। तो सोचिए बहुत ज्यादा यूएस ने हेल्प की। मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो ये बहुत मदद कर रहे थे, है ना। और बहुत ज्यादा हेल्प के बाद आफ्टर ऑल यूएसएसआर ट्रूप्स विड्रॉ कर गई, वहां से चली गई। और कभी मैं यूएसएसआर कैसे टूटा उस पर भी एक लेक्चर लेके आऊंगा, तब बताऊंगा कि अफगानिस्तान उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा, यूएसएसआर ब्रेक हुआ और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज में और रशिया में बंट गया। यह कहानी थी। तो यूएसएसआर का चैप्टर खत्म, अफगान सोवियत वॉर खत्म, ऑपरेशन साइक्लोन खत्म। जब ये गए तो छुटपुट लड़ाइयां चल रही थी, क्योंकि वॉरलॉर्ड्स हैं ये। अब यार कोई गया तो कुछ छोड़ के गया है, कब्जा तो उस पे करना है, कौन राज करेगा, उसके लिए लड़ाई हुई। तो अफगानी
लोगों ने एक पीस मीटिंग की 92 में, और पीस मीटिंग करने के बाद में यह डिसाइड किया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं और तब तक के लिए देश चलाते हैं जब तक कि पूरा एक अच्छे से व्यवस्था स्थापित ना हो जाए। और बात सही भी थी। लेकिन यहां पे दो लोग थे जो कि मतलब आप ये समझेंगे कि अगर इन दो लोगों को देखें, एक थे जिनके बेटे अभी बहुत फेमस हुए हैं और इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस उस समय बनाया था, और ये नॉर्दर्न अलायंस आज भी उनके बेटे लीड कर रहे हैं और तालिबान के खिलाफ खड़ा है पंजशीर प्रोविंस में। पंजशीर एक जगह है, प्रोविंस है वहां का, और अभी आपने न्यूज में फेमस इसलिए भी था क्योंकि आपने देखा होगा 300 तालिबानियों को इन्होंने मार गिराया था, इन्होंने निपटा दिया था 300 तालिबानी लड़ाकों को अकेले। ठीक है, तो पंजशीर ये लोग पहले भी कैप्चर नहीं कर पाए थे तालिबानी, हम देखेंगे बाद में भी नहीं कर पाए, है ना। तो ये थे अहमद शाह मसूद, और दूसरे थे हिकमत यार। तो इन दोनों में लड़ाई छिड़ चुकी और इन्होंने कहा कि हम लोग नहीं मानते ऐसी कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट, जो आप लोगों ने डिसाइड किया है हम लोग इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ भी किया हो हमें क्या मतलब, है ना। तो ये थे हिज़्ब-ए इस्लामी गुलबुद्दीन, और इस बंदे का नाम था हिज़्ब-ए इस्लामी, इस बंदे का नाम था गुलबुद्दीन हिकमत यार। तो गुलबुद्दीन हिकमत यार ने कहा कि हम आपकी पीस और हम आपकी इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं मानते, और इनकी ये पार्टी थी कौन सी, हिज़्ब-ए इस्लामी गुलबुद्दीन। तो इन्होंने कहा हम आपकी इसको नहीं मानते, वॉर छिड़ गई, अहमद शाह मसूद एक तरफ, हिकमत यार एक तरफ, सिविल वॉर थी। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि देखिए अगर दो वॉरलॉर्ड्स लड़ रहे हैं तो सेंसिबिलिटी यही है कि आप कहीं पहाड़ों में जाके लड़ो, आपके लड़ाके लड़ रहे हैं, फैसला कर लो, आके राज कर लो। ये शहरों में लड़ते थे, बच्चों को मारते थे, औरतों को मारते थे, बहुत बहुत जुल्म ढाई इन्होंने। और अगर आप कभी उस समय की औरतों के बयान सुने, देखें जो अफगान महिलाएं थी, तो आपको लगेगा कि यार बहुत जुल्म हुआ है इनके ऊपर। मतलब सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं किसी भी वॉर में, किसी भी युद्ध में, वो दो ही तबके हैं, एक औरतें, दूसरे बच्चे। बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसी दौरान अब जो चैप्टर चालू होता है वो है राइज ऑफ तालिबान। अच्छा, तालिबान आप समझिए तालिब शब्द से है, और तालिब का मतलब है रिलीजियस स्टूडेंट, है ना। रिलीजियस स्टूडेंट का ग्रुप, तालिबान रिलीजियस स्टूडेंट्स का ग्रुप। ये वो छात्र हैं जो कि धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और धार्मिक छात्र हैं। तो मुल्ला मोहम्मद उमर, ये वो बंदा था जिसने तालिबान की स्थापना की 1994 में। 1994 में तालिबान की स्थापना हुई मुल्ला उमर द्वारा, और उसके कुछ 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट और मुल्ला उमर, इन लोगों ने मिलकर तालिबान की स्थापना की। और इसने कहां पे स्थापना की, इसका खुद का होम टाउन था कांदाहार में। तो ये कांदाहार में ये स्थापना करता है, इसकी फोटो देख लेना, इंटरनेट पे बहुत वायरल है, उस समय भी थी। उस समय इंटरनेट इतना नहीं था, लेकिन उस समय की फोटो है और देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसने स्थापना की, 50 लोग थे। अब आप सोचिए 50 लोग क्या ही कर लेंगे, कांदाहार से शुरू हुए। लेकिन इनकी एक आइडियोलॉजी थी, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इन्होंने देखा, देखो अब पूरी हिस्ट्री डॉट्स कनेक्ट होंगे।
इन्होंने देखा कि ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, ऑपरेशन जफर शाह के समय क्या हुआ, और प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि इनके अनुसार कम्युनिस्ट आए और कम्युनिस्टों ने बदलने की कोशिश की, हमारी औरतों को छूट दी, हमारे बच्चों को छूट दिया और सबको वेस्टर्न बनाने की कोशिश की, इसलिए दिक्कत हुई। तो हम उसका उल्टा करेंगे, हमारे देश में पीस रहेगी, इनका यह मानना था। तो इस आइडियोलॉजी के साथ मुल्ला उमर सामने आता है अपने 50 स्टूडेंट्स के साथ, और 50 स्टूडेंट्स के साथ में यह क्या करता है, एक तालिबान ग्रुप बनाता है। अब आप सोचिए ये आइडियोलॉजी कितनी असरदार रही इसकी, कि विद इन 2 months 2 महीने के अंदर अंदर अलग अलग प्रांतों से 15,000 लड़ाके इसने स्थापित कर लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे। 15,000 2 महीने के अंदर। इसलिए अच्छा, ऐसी बात नहीं है, हिज़्ब इस्लामी भी था, लेकिन यह ग्रुप बहुत ही तेजी से और बहुत ही स्ट्रांगली निकल के बाहर आया। इसीलिए तालिबान का अब खौफ भी बैठ गया। अब ये क्या करते थे, ये एक लहर की तरह, एकदम आंधी की तरह जाते थे और गांवों में तो आराम से कब्जा कर लेंगे, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गए, बहुत तेजी से आगे चलने लग गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते इनके नंबर भी बढ़ते चलते चले जाते थे। तो इन्होंने क्या अटैक की, इन्होंने क्या सोचा कि हम सरप्राइज अटैक करेंगे और बड़ी सिटीज को पहले अटैक करेंगे, बड़े को कैप्चर करो, छोटा तो अपने आप सरेंडर कर देगा। बहुत तगड़ी आइडियोलॉजी, और गुरिल्ला वारफेयर में एकदम ट्रेंड। अच्छा, उससे पहले मुजाहिदीन जितने थे इन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो भी परेशान, इसकी तरफ से लड़े, हिकमत यार की तरफ से या फिर मसूद की तरफ से। बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया, ट्रेंड थे ही, है ना, ट्रेंड थे ही। अच्छा, गुस्सा अमेरिका की तरफ भी था। क्यों? क्योंकि एक बार यूएसएसआर गया, यूएसए का इंटरेस्ट खत्म, वो छोड़ के चले गए, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और हम अब तुम्हें नहीं समझते। मुजाहिदीन को इसका गुस्सा था। क्यों? क्योंकि फंडिंग आनी बंद हो गई थी यूएसए से, ये भी था। अब ये बहुत तेजी से, मतलब आंधी की तरह आते, तूफान की तरह कैप्चर करते और फिर आगे निकल जाते। आप ये सोचिए, 3 नवंबर 1994 को कांदाहार पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और सरप्राइज्ड हो जाएंगे आप कि 2 महीने के अंदर अंदर 4 जनवरी 1994 तक इनके पास 12 प्रोविंसेस पे कब्जा था। इतनी तेजी से एक ग्रुप फैल रहा था, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 12 प्रोविंसेस पे इनका कब्जा हो चुका था, 12 प्रोविंसेस पे। कमाल की बात है। खैर, तो ये कहानी यहां से आगे चली। अब ये हुआ यार कि अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा परेशानी, तो ये अपराइजिंग चल रही है। उसके अलावा साथ के साथ में यह भी चल रहा है कि पैरेलल में एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है। मतलब एक गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई थी वो भी पैरेलल में रन कर रही है ना, वो भी पैरेलल में आराम से रन कर रही है। मतलब आराम से तो क्या, वो भी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, रन कर रही है। अब मोहम्मद नजीबुल्लाह उस समय के थे, मोहम्मद नजीबुल्लाह, और ये तालिबानी जो हैं वो बहुत ही तेजी से कैप्चर पे कैप्चर किए जा रहे थे, अभी तक काबुल से दूर थे। तो मोहम्मद नजीबुल्लाह भागे, और इन्होंने, अब जान पे आई है तो भागेंगे ना भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शरण ली यूएस कंपाउंड में, और दिन था वो 26 सितंबर 1996, 26 सितंबर 1996 इनको वहां से निकाला गया, इनको प्रताड़नाएं दी गई, इनका कैस्ट्रक्शन किया गया, और इनको लटका दिया गया टेलीफोन के खंबे से। बहुत बुरी मौत।
उसके अगले ही दिन तालिबान ने अपना राज्य स्थापित कर दिया, अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब ये वो दिन है जब तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, बना ली। अब हुआ ये कि जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इन्होंने अपने डिक्री पास की, यानी रूल्स पास किए। कोई औरत अकेले बाहर नहीं निकलेगी, बिना बुर्के के बाहर नहीं निकलेगी, नेल पॉलिश, मेकअप का सामान कुछ नहीं लगाना, घूम बाहर गई है तो कोई उसके साथ जाना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी। मैंने बताया ना, प्रॉब्लम इनको इसीलिए लगी, इनके अनुसार, कि अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो उससे फिर औरतें आगे निकलेंगी और फिर से वही यूएसएसआर वाली कहानी चलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन को बचाना है। अच्छा, एंटरटेनमेंट के साधन बंद, पिक्चर नहीं देख सकते, पिक्चर बंद, ताली नहीं बजा सकते, स्पोर्ट्स खत्म कर दिए, जीवन नर्क बना दिया। औरतों को पीटते थे, औरतों को मारते थे, बुजुर्गों पे गोलियां चलाते थे। ये करते क्या थे? ये हैं कौन? दीज वर द गूंस, गुंडे थे ये। और गुंडा राज, जंगल राज स्थापित कर दिया इन्होंने, बहुत बुरी हालत कर दी। मतलब ह्यूमन राइट्स के नाम पे एकदम, मतलब क्या बोलेंगे आप? आप सोचिए कि ये थे कौन? लड़ाके। अब इन लड़ाकों के हाथ में आ गई सरकार। चला लो सरकार, कहां से चलाओगे? एक्सपीरियंस आपको जी मिल बटे सन्नाटा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दबाओ, ऑप्रेस करो, जितना कर सकते हो करो। और उसी समय होता यह है कि अलकायदा भी अपने पैर जमाना शुरू कर देता। अलकायदा में वो मुजाहिदीन भी थे जो अमेरिका से नाराज थे फंडिंग बंद होने के कारण। तो ये फंडिंग बंद हुई, ये नाराज हैं, नाराज बैठे हैं। अलकायदा का उस समय लीडर ओसामा बिन लादेन, इन्होंने कर दिया 9/11 का अटैक। 9/11 के अटैक में इन्होंने प्लेन किए थे हाईजैक, और इन्होंने, सबको पता है कि यूएसए के टावर्स में ले जाके उन प्लेन्स को भिड़ा दिया। बहुत दर्दनाक मंजर था। यूएसए कांप गया, अमेरिका, रूह कांप गई लोगों की। उससे पहले तक इंडिया चिल्लाता था कि आतंकवाद, ये समझते नहीं थे। उस दिन इन्होंने स्वाद चखा। ये बहुत बुरा एक दिन था उस हमारे इतिहास में, मानवता के इतिहास में एक बहुत बुरा दिन है। लेकिन उस समय इन्हें पता चला कि आतंकवाद नाम की भी कोई चीज होती है, और भारत इससे लंबे समय से जूझ रहा है। बहरहाल, उस समय के प्रेसिडेंट थे यूएसए के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। इन्होंने कहा तालिबानियों से, इन्होंने कहा देखो बात सुनो, ऐसी है, पहला लादेन को हमारे हवाले करो, दूसरा अपने ग्राउंड्स पे जो ये तुम आतंकवादी एक्टिविटीज चला रहे हो उसको खत्म करो, तीसरा तुम एक काम करो, जितने भी तुम लोगों ने डिटेन किए वहां पे फॉरेन, इनकी एक तो आदत है कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं इनको कैद कर लो। उस समय करते थे, तो बाहर से जो भी जाता था उसको डिटेन कर लेते थे ये, तो उनको छोड़ो। यूएसए ने ये डिमांड की। और जो ये तुम जुल्म ढाते हो, ये तुम्हारा जो मतलब वीकेंड का जो ये है ना, तुम्हारा फैंटेसी है कि इसको सप्रेस करो, विमेन सप्रेस करो, और ये आपके ओल्ड एज पीपल को मारो, ये सब बंद करो, तुम्हारा बंद होना चाहिए। और हमें आना है और हम इंस्पेक्ट करेंगे, एक्सेस दो हमें, हम इंस्पेक्ट करेंगे कि तुम्हारे धरती पे चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, और तुम ये आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दे रहे हो भाई, ये क्या मजाक चल रहा है। तो यूएसए ने ये एक्सेस मांगी। इन्होंने कहा भग कुछ नहीं दे रहे हम पठान हैं, हम पश्तून हैं, और पश्तून मर जाएगा लेकिन अपने मेहमान को किसी के हवाले नहीं करेगा। तो ये इसी आइडियोलॉजी पे, देखिए थोड़ा सा यहां पे रोक के बैक चलते हैं। ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी पार्टीशन के समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और ये ब्रिटिशर्स ना बहुत ही जल्दबाजी में थे ऐसा लगता है। मैप लिया, आर्बिट्ररी लाइन खींचे, बोले चलो ठीक है, इधर वाला तुम्हारा, इधर वाला हमारा, ये ड्यूरेंट लाइन थी।
तो उस समय खींची थी ये, मैंने बताया ना, जब 1917 में ये सब हुआ था, जब थर्ड एंग्लो अफगान वॉर ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो पश्तून जो हैं वो कुछ इधर आ गए, कुछ उधर रह गए, पाकिस्तान और उधर। तो इनका ये ख्वाब है, आज भी है, कि सारे पश्तूनों को इकट्ठा करना, एक यूनाइटेड पश्तून वाला मतलब एरिया, और पॉसिबल हो तो खुद की कंट्री बनाना। तो इसीलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ये भी इसका भी उद्गम हुआ। कभी इस पे भी बात करेंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे। तो ये कहानी हुई भाई, और इस तरीके से इन्होंने बात करने से मना कर दिया। बोले हट, किस बात का, हमारे पास कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को आपको दे भी नहीं रहे, जो करना है आपको कर लो, हमें मतलब नहीं है। यूएसए का दिमाग खराब, बोले अच्छा ठीक है। 7 अक्टूबर, एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने से भी कम समय में, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो ग्रुप्स, कनाडा, यूके, इन लोगों ने कहा बस हम आ रहे हैं। पहुंचे और इनको जो पीटना चालू किया, दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत बुरा मारा। मतलब शुरुआत में, अच्छा देखो, आप अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो ऐसी कहानी है कि आपको शुरू में लगेगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन ये छुप जाते हैं और छुप के फिर मारते हैं। और कहानी ऐसी है कि ये सिविलियंस के पीछे छुप जाते हैं। ये कोई जान की कोई कीमत थोड़ी है इनकी नजरों में। दे आर लाइक बारबेरियंस, जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। तो अपने ही लोगों को भी मार देते थे, अपने ही लोगों पे अत्याचार जो कर रहा है। अब ऐसे आदमी से अब आप सोचो कि आप इनको जाके सिखाओगे कि वुमेन राइट्स नाम की चीज होती है, तो ये आपको भी गोली मारेंगे। दे आर बारबेरियंस। एनीवेज, 2010 तक 1 लाख यूएस ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड थी। फिर उसके बाद में एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ, बिन लादेन को मारा गया। और यूएसए ने धीरे धीरे क्या कहा, यूएसए ने इसकी आइडियोलॉजी, मतलब उसकी जो सोच थी वो सही भी थी कि यार हम कब तक रहेंगे। और सोचो ना, मतलब कब तक रहोगे आप। कोई भी फॉरेन मतलब इंटरवेंशन है या एक्सटर्नल लोग आके कब तक आपके झगड़े को सुलझाएंगे। आपके घर में कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना जो उठे और पूरे घर को संभाले। वही उन्होंने कहा कि ठीक है, अफगान स्पेशल फोर्सेस को हम लोग ट्रेन करेंगे, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को हम लोग ट्रेन करेंगे, और हमारी ट्रेनिंग के बाद में ये लोग अब अपना कंट्री संभालें। अच्छा, तो 2014 तक इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस बंद कर दिए और बस ये प्रेजेंट रहते थे, ओवरलुक करने के लिए, देखने के लिए। तो तब से ही चल रहा था। यूएसए वाले भी बोलने लगे अब तो मर भी गया वो भी, अलकायदा लीडर भी, अब चलो वापस आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें अफगान फोर्सेस को सौंप दी थी। अच्छा, 2005 में इलेक्शन वगैरह करवाए गए थे, और एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से। और इस्लामिक जो रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था, इन्होंने क्या किया, वापस आके आप देखिए, इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान, और फ्लैग वगैरह भी चेंज कर दिया है तालिबान ने। तो ये कहानी थी साहब, है ना। तो 2014 में के बाद में ये कर लिया, और आपके प्रेसिडेंशियल रूल को ये अपोज करने लगे। मीनवाइल तालिबान के जो बड़े लीडर्स थे ये भाग गए, ये दोहा कतर में चले गए। और जैसे जैसे समय बीता, इनको रियलाइज हुआ कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें चोगा पहनना पड़ेगा डिप्लोमेसी का। और इन्होंने चोगा पहना, बातें करनी चालू की, चाइना से बात की, रशिया से बात की, यूएसए से बात की, और डील फाइनल भी हुई। 29 फरवरी 2020 को अकॉर्ड साइन हुए, पीस ट्रीटी साइन हुई, और यूएसए फोर्सेस ने निकलने का सोचा, और जो हुआ वो आज आपकी आंखों के सामने है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। प्रेजेंट सिनेरियो पे मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफी लंबा खिंच चुका है, और उस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि आगे भविष्य का होगा, वो भी देखें। और इस्लामिक स्टेट अब वहां पे एक अपराइजिंग में है,
पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो दिल खोल के आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, बट आप अंत तक बैठ के देखते रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। जय हिंद।